ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सक्सेस के साइड इफेक्ट्स। तो ऑब्वियसली मन में सवाल ये आना चाहिए कि सर सक्सेसफुल तो हम लोग हैं ही नहीं, तो आप साइड इफेक्ट बता देंगे तो हम सक्सेस से डर जाएंगे, और अगर सक्सेस से डर जाएंगे तो हम मेहनत नहीं करेंगे, राइट? बट हम लोग थोड़े थोड़े लेवल पे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जैसे अगर आपने थोड़ा सा इंग्लिश बोलने आ गया आपको, तो यू आर सक्सेसफुल इन लिटिल स्मॉल एफर्ट्स, ऐसे। तो थोड़े थोड़े लेवल पे हम सब सक्सेसफुल होते हैं। जब सक्सेसफुल नहीं होते एग्जाम में, आप चाहते हैं 90%, आप पाते हैं 80%, तो यू डोंट फील सो सक्सेसफुल। बट इफ योर फ्रेंड हैज गॉट 70%, यू फील बेटर देन हिम, इजंट इट? खुशी तो होती है। तो ये जो खुशी है, दिस इज अ टाइप ऑफ सक्सेस। आप बहुत दिन से मम्मी से कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी मुझे गेम ला के दे दो, या घड़ी ला के दे दो, या कपड़ा ला के दे दो, और एक एक हफ्ते 10 दिन बाद मम्मी जाके ले आती है। देर इज अ सक्सेस। तो उस सक्सेस का भी क्या कोई साइड इफेक्ट है? यस। उस सब सक्सेस से एक तरह का खतरा डेवलप होता है, और वो है एजम्पशंस बॉर्न आउट ऑफ सक्सेस। एजम्पशंस मतलब सर हमारा बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ता है और 70% मार्क्स लेकर आता है। तो अगर एग्जाम के 1 महीने से पढ़ना शुरू करे तो 90% ले आएगा। ऐसा बोलते हैं, सुना है आपने कभी किसी पेरेंट को बोलते हुए? एग्जाम से अगर 1 महीने पहले पढ़ेगा तो 90% ले आएगा। ये जो बनिए का हिसाब किताब है ना, कि 1 किलो आलू 10 रुपए का, तो 50 किलो 1000 रुपए का, 500 रुपए का, ये हिसाब किताब माइंड में काम नहीं करता है। बट माइंड अज्यूम्स कि अगर मैंने 70% पा लिया है 2 दिन में पढ़ाई करके, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने आप को 70% नहीं समझता, अपने आप को समझता क्या है? 90%। क्योंकि अगर करूंगा तो ये ऐसा ही है कि एक छोटा दुकानदार है लेट्स से हमारे लखीमपुर के मार्केट में कोई शॉप है, किसी कपड़े की दुकान है। बोलता है यार मेरे पास भी होगा तो मैं भी वी मार्ट खोल सकता हूँ, पैसा होता तो आपने खोला क्यों नहीं? क्या पैसे की कमी है आपके पास इसलिए नहीं खोल रहे हैं? कितने लोगों के पास कपड़े की दुकान 30-30 40-40 साल से है, तो उन्होंने क्यों नहीं खोला? तो पॉइंट ये है कि हम लोगों का जो दिमाग है, जो थोड़ी बहुत सक्सेस पाता है, उससे बड़े बड़े सक्सेस के प्रिजम्पशंस लगाता है और उससे खुश हो लेता है। गेट माई पॉइंट? एंड दिस इज वेरी डेंजरस। वाई? बिकॉज हमारी जो पास्ट की सक्सेस है वो कभी भी गारंटी नहीं करती कि फ्यूचर में आप सक्सेसफुल होंगे। जैसे आप आए, मैंने आपको पूछा कहाँ थे आप कितने दिन से, तो यू केप्ट क्वाइट। आइडियली यू शुड बी टेलिंग कि सर ये करना था, ये सब इंपॉर्टेंट काम थे, मतलब काम थे, इसलिए हम नहीं आ पाए। इट वुड हैव बीन क्लियर। बट आपको डर लगा, आपको शर्म लगी कि सर डांट रहे हैं, एज इफ यू इट वॉज योर जॉब टू कम। आज पता है आकाश ने मुझे एसएमएस किया, फेसबुक पे मैसेज किया, हेलो सर। हेलो सर, आपका होमवर्क कर लिया मैंने कहा मेरा होमवर्क? मेरा होमवर्क तो मैं खुद ही करता हूँ। बोलता मतलब जो आपने मुझे होमवर्क दिया था, मैंने कहा वो मेरा होमवर्क था कि तुम्हारा होमवर्क था? बोलता मतलब वही आपका होमवर्क। मैंने कहा मेरा अगर होमवर्क है तो छोड़ दो, मैं कर लूंगा अपने आप। तो ऐसे ही जब जैसे आप आए हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं मम्मी ने पैसे दिए हैं, सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जाना चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि सर को खराब लगेगा, ऐसा लगता है ना? Obviously। बट संकोच कहाँ है? जैसे अगर आप 4 दिन नहीं आए, 5 दिन नहीं आए, 10 दिन नहीं आए, तो थोड़ा सा डर लगेगा। वो डर क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सर का काम है, सर के लिए कर रहे हैं हम। अगर जैसे आप वी मार्ट जा रहे हैं, एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, एक पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो आप 2 महीने मत जाइए उसके यहाँ, फिर 1 महीने बाद जाइए, तो आपको डर लगेगा कि वी मार्ट वाला आपको सेल्समैन होगा, क्यों नहीं आया इतने दिन तक? बट स्कूल्स ने ना ये कल्चर डेवलप कर रखा है
ट्यूशंस ने कल्चर डेवलप कर रखा है कि अरे 4 दिन नहीं आए तुम, क्योंकि उनको डर लगता है कि पैसे किस हिसाब से मिलेंगे, पैसे तो मिलेंगे, कितने दिन आए तुम, 500 रुपये महीना, तो 30 दिन 20 दिन पढ़ा रहा हूँ, तो अगर 4 दिन नहीं आए तो पापा मम्मी पूछेंगे क्यों नहीं आए। ये कैलकुलेशन दिमाग में चलता है, इसलिए डर और संकोच आता है। मेरा ये कहना है, खाली मेरे साथ नहीं, लाइफ के साथ जो काम आपने नहीं किया, जो काम आपने किया है, फील हैप्पी एंड गुड अबाउट इट। धीमे धीमे संकोच को अपनी लाइफ में से विदा कर दीजिए। और अगर कोई पूछे कि क्यों नहीं किया जो काम मैंने आपको कहा था, या क्यों किया जो आपने काम किया है, टेल हिम इसलिए किया बिकॉज दैट वाज अ प्रायोरिटी ऑफ माइंड। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, एक सूत्र है मेरे पास। मैं जब एक कंपनी में काम करता था तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मुझे करने का मन था, लेकिन बॉस को पूछूं तो बॉस मना कर दें। और जो उनके भी बड़े बॉस थे, वो सबसे बड़े सीईओ कंपनी के, ही वुड यूजुअली से गो डू। तो मैं अक्सर इनको पूछता था, और जब ये नहीं मानते तो ऊपर पूछता था मैं उनसे। एक दिन बिग बॉस ने मुझे एक बुक लाके दी, और उस बुक में लिखा था, ऊपर उसकी एक चैप्टर था, उसने खास बोला, आशीष यू शुड रीड दिस चैप्टर। उसमें लिखा था, इट इज ऑलवेज बेटर टू से सॉरी देन टू आस्क परमिशन। कि पढ़ा मैंने कहा यार ये तो सही आइडिया है। मतलब अगर तुम्हें कोई काम लगता है बहुत जरूरी है, कर लो। अगर वो सही हो गया तुम्हें शाबाशी मिलेगी, और अगर वो गलत हो गया तो सॉरी सर। लेकिन अगर आप परमिशन मांगते हो कुछ काम करने की और किसी ने मना कर दिया, तो आप एफर्ट ही नहीं डालोगे, करोगे ही नहीं आप। दिस इज अ ग्रेट इनसाइट, इजंट इट? सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, हम लोग इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि हम लोग अक्सर लोगों से पूछते हैं ये करना है कि नहीं करना है, ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। सो इट इज, if you feel something is right, you should be doing it. Go ahead, do it. And then if it gets wrong, sorry. सक्सेस के साइड इफेक्ट इसलिए भी बता रहा हूं बिकॉज ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, दे आर द साइंस ऑफ फेलियर। वी इमेजिन ऑफ बिग सक्सेसेस एंड वी फेल इन देम। यूजुअली 90% नहीं मिलता, और कभी कभार गलती से 90% मिल जाता है किसी को, तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है जो हमको आपको मालूम नहीं है, और वो हमको खा जाता है। उसका नाम बड़ा खास है, उसका नाम इन लोगों ने रखा है एरोगेंस बॉर्न आउट ऑफ, सॉरी, हब्रिस बॉर्न आउट ऑफ सक्सेस। हब्रिस बॉर्न आउट ऑफ सक्सेस। हब्रिस मीन्स अ काइंड ऑफ धुंधलापन आंख के सामने या माइंड में, sort of confusion which is born out of success, because when you do something you become successful and you keep on doing it again and again, और आपको सक्सेस की आदत पड़ जाती है। देन इफ somebody says कि ये तुम्हारे मेथड में गलती है, देन यू से मुझे मत समझाओ, मैं इसको 10 साल से कर रहा हूं। दिस इज hubris born out of success. When you know and somebody is pointing out something wrong, and you just stop him, you don't even look into it. उसी में से मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। In 1983, last US made, in December 1983, the last US made Motorola car radio rolled off the manufacturing line into Chairman Robert Galvin's hand as a reminder. रॉबर्ट कैल्विन चेयरमैन थे किसको, कौन सी कंपनी के? मोटरोला के। और कार्स का जो रेडियो बनता था वो आखिरी रेडियो बना, उसके बाद नहीं बनाया उन्होंने। तो एज ए मोमेंटो था, रिमाइंडर, not as a sentimental memento, but as a tangible admonition to continue to develop newer technologies
इन एन आउट ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ रिन्यूअल। वो इसलिए दिखा रहे थे मैगजीन में कि अब हम लोग पुरानी चीज नहीं करेंगे, अब हम नई चीजें करेंगे। इट वाज नॉट समथिंग सेंटिमेंटल। Motorola's history taught Galvin that it's far better to create your own future. मोटोरोला की हिस्ट्री ने बताया कि अपना फ्यूचर खुद ही बनाना चाहिए हमको, रिपीटेडली, than to wait for external forces to dictate your choices. हमको खुद अपने फ्यूचर बनाना चाहिए rather than हम वेट करें कि सर समझाएंगे या सर डांटेंगे या मार्केट बताएगा क्या करना है. External forces to dictate your choices. When the fledgling of Galvin Manufacturing Corporation first business, battery eliminators for radios, became obsolete, Paul Galvin, Robert's father, faced severe financial distress in 1929. ये लोग बनाते थे पहले क्या, बैटरी एलिमिनेटर फॉर रेडियोज, कुछ होगा उसमें, रेडियोज के लिए बैटरी एलिमिनेटर. और जब वो ऑब्सलीट हो गया, ऑब्सलीट मतलब सुना है कभी? टाइपराइटर ऑब्सलीट हो गया है, अपेंडिक्स ऑब्सलीट हो गया है, उसका यूज नहीं है तो धीमे धीमे खत्म हो गया. टाइपराइटर भी यूज नहीं होता तो खत्म हो गया. बैलगाड़ियां धीमे धीमे ऑब्सलीट हो रही हैं. ऑब्सलीट मतलब कोई खत्म करता नहीं, नई चीजें आ जाती हैं तो दे रिप्लेस. इस तो व्हेन इट बिकेम ऑब्सलीट, उसकी वजह से पॉल गैल्विन को, जो रॉबर्ट के फादर थे, इस कंपनी के मालिक के फादर, उनको सिवियर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हुआ, बहुत ही ज्यादा गरीबी हुई. इन रिस्पॉन्स ही एक्सपेरिमेंटेड विद कार रेडियोज एंड चेंज द नेम ऑफ द कंपनी टू मोटोरोला. पहली वाली कंपनी का नाम था गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, और उसका नाम हटाकर क्या रख दिया उन्होंने, मोटोरोला. और अब ये क्या बनाते थे, कार के रेडियोज. एंड स्टार्टेड मेकिंग अ प्रॉफिट. बट this near-death experience shaped Motorola's founding culture, instilling a belief that past accomplishment guarantee nothing about future success and an almost obsessive need for self-initiating progress and improvement. उनको ये समझ में आ गया, बॉस, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है. तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाल रहे हो, अचानक से कोई बंदे ने कहीं गांव में कुछ प्रोडक्ट निकाल दिया या कहीं शहर में छोटा सा दुकान में, एंड दैट कैन मेक योर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट. ऐसे ही ऑब्सोलीट हो गए टेप रिकॉर्डर्स, कैसेट प्लेयर्स. क्यों? सीडी राइटर रहते हैं, MP3 आ गए हैं, एक सीडी में 500 गाने आ जाते हैं अब तो. इसलिए खुद ही एक्सपेरिमेंट करो, खुद ही इनोवेट करो. When Jerry Porras and I surveyed a representative sample of 165 CEOs in 1989, they selected Motorola as one of the most visionary companies in the world. 165 जो टॉप कंपनीज के सीईओ थे, उसमें से he was one of the best. And we concluded Motorola in built to last to research study. और फिर हमने उनको स्पेशल स्टडी में भी रखा. Among the 18 visionary companies we studied at the time, Motorola received some of the greatest score in dimensions such as adherence to core values, willingness to experiment, management continuity and mechanism of self-improvement. ये लोग स्कोर देते थे कि आपके कोर वैल्यूज को आप कितना फॉलो करते हो, आपकी एक्सपेरिमेंट करने की विलिंगनेस कितनी है, मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मैकेनिज्म क्या है. इसमें उनको बहुत अच्छे नंबर मिलते थे. We voted how Motorola pioneered Six Sigma. Six Sigma is a way to standardize your product quality. Standardize मतलब अगर आपने एक लैपटॉप निकाला है और दूसरा निकाला तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी और उन दोनों में कोई डिफरेंस है. तो वो भी उन्होंने मास्टर किया था. By mid 1990, however, Motorola's magnificent run of success, which culminated in having grown up from $5 billion to $27 billion in annual revenues in just a decade. 10 साल में इनका रेवेन्यू कहां से कहां बढ़ गया, 5 बिलियन से 27 बिलियन, more than 5 times. You know the meaning of this? This means अगर उनके पास एस्टीम कार थी, now they had Rolls Royce. मतलब this is the difference.
1995. But along with this, there was one more shift, one more change, and that was cultural shift from, remember these two words, एक कल्चरल शिफ्ट हुआ उनकी कंपनी में फ्रॉम ह्यूमिलिटी टू एरोगेंस, फ्रॉम ह्यूमिलिटी टू एरोगेंस। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, a state of mind which says I don't know, I may be wrong. Vinamrata is a state of mind where you try to be right, you want to help others, you want to help yourself, but you are not overconfident. You always keep a margin of maybe something I may be missing. Arrogance, on the other hand, is a state of mind where you discard others. इससे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बस आई नो मोर देन दैट फेलो। 1995 में 5 साल बाद Motorola executives felt great pride in their soon to be released Star Talk cell phone. नया फोन आया था 1995 में, उसका नाम था Star Talk. The smallest cell phone in the world with a sleek clamshell design was the first of its kind. There was just one problem. The Star Talk used analog technology just as a wireless carrier began to demand digital. इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? वायरलेस, which was not very good compared to digital technology. What is the difference between wireless and digital? In wireless, directly whatever impulses you are giving, that gets transferred through air. Whereas in digital, it is transformed into digital material and then that is transferred. That is why it is cheaper compared to, and energy consumption is also low. And how did Motorola respond to this? According to Roger O. Crockett, who closely covered the company for Business Week magazine के लिए इनकी इंटरव्यू ले रहा था, one of the Motorola senior leaders dismissed digital threat. डिजिटल थ्रेट हम लोग को क्या फर्क पड़ जाए, डिजिटल छोटी मोटी चीज थी उस समय। 43 मिलियन एनालॉग कस्टमर्स कांट बी रॉन्ग। जब कोई पूछता था आपको उससे दिक्कत नहीं होता है, हमारे पास 4 करोड़ 30 लाख कस्टमर्स हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, वो दे आर यूजिंग रॉन्ग टेक्नोलॉजी। देन मोटोरोला ट्राइड टू स्ट्रॉन्ग आर्म करियर कंपनीज लाइक बेल अटलांटिक। बेल अटलांटिक को ये लोग अपने फोन्स बेचते थे, तो उसने सोचा चलो अपने स्ट्रॉन्ग आर्म कर लूँ, मतलब अपना मार्केट में ऐसा ना हो जाए कि हम पीछे हो जाएं। तो उनके साथ सांठ-गांठ कैसे की? इफ यू वांट द हॉट स्टार टाक एक्सप्लेन द मोटोरोला पीपल, यू नीड टू अग्री टू आवर रूल्स। ये देखो बॉस, अगर तुम चाहते हो कि हमारा जो लेटेस्ट फोन आया है तुम बेचना चाहते हो, तो तुम्हें हमारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। Explain Motorola people and you will need to agree with in a high percentage along with lines of 75%, all of your phones must be Motorola. तुम्हारे यहाँ जितने भी फोन्स बिकेंगे वो उसमें से 75% कौन से होने चाहिए? हमारे होने चाहिए। एंड यू मस्ट प्रमोट आवर फोन्स विथ स्टैंड अलोन डिस्प्ले, और तुम्हारी शॉप्स में हमारे ही डिस्प्ले होनी चाहिए और किसी का नहीं। बेल अटलांटिक इरिटेटेड बाय दिस यू मस्ट टेक वे। यू मस्ट ये क्या होता है भाई? हमारी शॉप है, आपकी शॉप है, आप उनको दीजिए, हम बेचना चाहेंगे बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। यू मस्ट वाला उनको अच्छा नहीं लगा टेक्निक, एटीट्यूड। ब्लास्टेड बैक दैट नो मैन्युफैक्चरर वुड डिक्टेट हाउ मच ऑफ देयर प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। उनका कोई हमको डिक्टेट नहीं करेगा कि हम क्या बेचेंगे, कितना बेचेंगे। डू यू मीन टू टेल मी दैट इफ यू डोंट अग्री टू द प्रोग्राम यू डोंट वांट टू सेल स्टारटैक इन मैनहट्टन? उसने कहा मैनहट्टन इज सिटी। अगर आपको लगता है कि आप नहीं, बिकॉज Atlantic company was the leading sales people, they were leading stores. He said अगर हम आपके साथ अग्री नहीं करेंगे तो आप बेचोगे नहीं यहाँ पे। A Bell Atlantic leader purportedly challenged the Motorola executives. उसने कहा जाओ बेच के दिखाओ, चलो हम तुमसे नहीं लेते, तुम्हारा स्टार टाक जो नया फोन आ रहा है, will not take it. And Motorola fell
from being number one cell phone maker in the world, at one point garnering nearly 50% market share, to having only 17% share by 1990. Same thing has happened with Nokia. Even today, if you go to market and you ask Nokia कि बॉस एक अच्छा सा फोन डबल सिम कार्ड वाला मिल जाएगा, they don't have it. Everybody is asking for a phone with double SIM card. But hardly एक या दो मॉडल होंगे नोकिया में, isn't it? वहीं पर ढेर सारी वैरायटी है सैमसंग में, लोकल कंपनीज में भी है, कार्बन में है, माइक्रोमैक्स में है, एंड नोकिया इज नॉट एबल टू सी दैट. एंड नो नोकिया गॉट सोल्ड. किसने खरीदा? माइक्रोसॉफ्ट ने. दिस इज हब्रिस बॉर्न आउट ऑफ. लोगों को दिखता ही नहीं, उनको लगता है कि हमको सिखा रहे हो तुम. Motorola's fall from greatness began with stage 1, and this is the stage 1 of failure. और stage 1 का नाम क्या है? Hubris born of success. Hubris means एक अंधापन, दिखता ही नहीं है. यूजुअली एक्सीडेंट्स वही होते हैं जहां पर आपको दिखती नहीं ऑब्वियस चीजें. इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? मैंने सुबह बताया था सिमरन को. इसको खत्म करने का तरीका ये है कि स्टॉप एक्सेप्टिंग योर सक्सेस एज द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स. हम लोग खूब मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स खूब ट्राई कर रहे हैं इसके भाई की बुखार उतर जाए, बट वो ठीक होगा तो किस्मत से. लेकिन अगर डॉक्टर सोचिए देखा मैंने ठीक कर दिया, देन ही विल बी एरोगेंट. आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए भगवान के भरोसे कि नंबर सर जो आने वाला होगा भगवान देगा, मैं तो खाली पढ़ाई कर रहा हूं. आपकी पढ़ाई से आपको 90% मिल गए तो से थैंक यू टू गॉड बिकॉज इट वॉज sheer luck. If you fail, say thank you to God because this is what He wanted me to get. If you start putting things on God, not your efforts, because efforts are needed. So, गीता में लिखा है कि आदमी को, कौन सा है श्लोक याद है? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा, ऐसे कुछ करके है ना. इसका मतलब ये है कि आदमी को अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए. लेकिन सर फल के लिए तो हम काम करते हैं. यस, फल के ऊपर काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज भूल जाते हैं हम लोग कि फल के ऊपर हमारा कोई जोर वोर नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि आपने झाड़ू लगाया और कमरा साफ हो गया. यहां तो जो कर्म है आपका, उसमें आप झाड़ू लगाओगे, उसके बाद उसका रिजल्ट चेक किया जाएगा, वो 2 दिन बाद कोई और करेगा, उसको भी कोई और चेक करेगा. एग्जामिनेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड. आपका कौन सा पेपर आएगा, कौन चेक करेगा, आपने क्या पढ़ा है, आप कैसे मूड में हैं, कितने बजे उठे हैं, कितने बजे सोए थे रात को, खाना, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन एग्जामिनेशन और योर करियर. सो इफ यू गेट गुड मार्क्स, say thank you to God. If you get bad marks, say thank you to God only. Your focus has to be, देखते हैं जो कुछ कर सकते हैं, and slowly finish off that 90% का. Then you will be able to see here and now. जैसे एक छोटी सी चीज मैंने और बताई थी, उसको बताता हूं मैं आपको. This is a simple technique called as Tony Buzan's mind map. With this technique, Tony Buzan has helped more than how many people? More than 10 crore students all over the world. In this, he has told simple technique how to make notes so that you will remember those notes. बट इसमें थोड़ा सा शुरू में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एक तो इसमें मल्टीपल कलर्स यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज टोनी बुजान ने जो रिसर्च किया, ही फाउंड आउट दैट एक हाफ हमारा कौन सा है ब्रेन का, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, दोनों की क्वालिटी में क्या क्या फर्क है पता है? लेफ्ट हाफ जो है दैट इज रैशनल, मैथमेटिकल, ओके, एंड राइट हाफ इज इमोशनल. जिसका राइट हाफ डोमिनेंट होगा, दे वुड
लाइक टू बिकम पेंटर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, फिलोसफर्स, और जिनका लेफ्ट हाफ डोमिनेंट होगा तो वो बंदे साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस, बिजनेसमैन बनते हैं। लेकिन जो हमारे स्कूल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बुक्स हैं, वो ज़्यादातर लेफ्ट हाफ डोमिनेंट है। उसमें खाली वर्ड्स 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 ही, और पूरी की पूरी बुक्स खाली ब्लैक पेन में छपी होती है, एक ही प्रिंट में। ही सेज इफ यू स्टार्ट यूजिंग मल्टीपल कलर्स ऑफ पेंसिल, then your right half will also get involved. Plus, start drawing pictures in your notes. जैसे छोटा सा एग्जाम्पल इसने दिया है, माई हाउस इज द थिंग दैट यू आर स्टडिंग। तो उसमें आपके ये 6 टॉपिक है। हाउस में एक तो एटिक है, एक बेडरूम है, एक किचन है, एक हॉल है, एक लॉन्ज है और एक बाथरूम है। ये एक छोटे बच्चे को याद करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 6 अलग अलग नाम है। जैसे इसमें शायद लॉन्ज आपको भी याद करने में दिक्कत हो, बिकॉज लॉन्ज नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते वर्ड। एटिक भी यूज नहीं करते, हम टेरेस यूज करते हैं। तो इसको याद कैसे रखें? एटिक उसने क्या बनाया, यहाँ पे एक मकड़ी का जाला बना दिया। नीचे से एटिक, एक्चुअली ऊपर से जब देखेंगे तो टेरेस होता है, बट नीचे से देखेंगे देयर इज एटिक। तो उसमें जाला, यूजुअली जाले ऊपर लगते हैं। बेडरूम में बेड बना दिया, किचन में ये बना दिया एक केटली, हॉल में कपड़े और टोपी, शूज, यहाँ पे टीवी, यहाँ पे बाथटब। अब इफ यू आस्क मी, आई रिमेंबर इट। आपको भी शायद याद होगा, बताएंगे? जस्ट ट्राई, क्लोज योर आइज, यू वांट टू सी इट वंस। एक घर, तो जो जो इसमें था, लेट्स से इफ यू हैव टू राइट डाउन एग्जांपल कि explain about your house and what does your house has, different parts of the house. So what I saw was there was a launch, attic, bathroom, kitchen. Start from the first one. So attic. Very good. Next. So bedroom. So kitchen. Good. So launch. Very good. बाथरूम। और एक और था, उसका नाम भी मैंने शायद पढ़ा नहीं था, इसलिए आप लोग मिस कर गए। दैट वाज ड्राइंग रूम था, लॉन्च, हॉल। हॉल मैंने बोला ही नहीं था इनफैक्ट, इसलिए मिस कर बोला था मैंने। अच्छा, बट द गुड थिंग, आई मीन द इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज आई रिमेंबर दिस होल, मुझे अभी भी वो आदमी बाथरूम में दिखाई दे रहा है, बाथरूम। ये तो छोटा सा है, बट इफ यू वांट टू यूज दिस फॉर अ bigger question answers, what do you like? I like computers, music, dancing, football, animals. In computers, what do you like? Games, emails, internet. So in mind mapping, you group things from that main thing. There's a main idea और वहां से sidelines idea which come from the main idea. तो अब games वाला जो idea है, that comes through computer into your like. ऐसे यहाँ पर जो डांस वाला बैलेट है, it comes from the dancing idea to your likes. So then it becomes easier, number one, to remember. Number two, it makes your answers rich. But क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो जो आंसर की शुरुआत है वो तो अच्छे से याद रहेगी, और जब तक आंसर का पीछे आता है, वी आर टायर्ड एंड वी आर बोर्ड। अ बोर्ड माइंड डजंट रिमेंबर मच। तो इसमें क्या होगा, मान लो आपने ये चारों पांचों मेन नाम याद हो गए आपको, उसके बाद इसमें से 3 की जगह 2 याद हुआ, इट्स ओके। सबके एक एक दो दो खो जाएंगे, बट यू विल राइट एटलीस्ट ऑल द 5 पॉइंट्स, यू विल गेट बेटर मार्क्स। What is the help of Tony Buzan mind mapping? Remembering things, making better notes, coming up with ideas, saving time. Saving time कैसे सर, इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। No, saving time for revision. When you revise, just have to look at it and then कट याद होता है। अब दिखाता हूँ कैसे। Concentration बढ़ जाता है because of multiple colors, making the most of your time and acing exams. See, this is Harold is killed. Norman storm in England demands. How did it happen? ये पूरे इतिहास है। इसको अगर दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा तो
इट विल टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन. बट इसको अगर आपने बना रखा है डायग्राम, बैटल ऑफ हंटिंग, बैटल हैस्टलिंग सेंटेक रिज 19 कौन से साल में हुआ था? फ्रेंच में. इस राजे का नाम है 8000. फ्रेंच उस बैटल में फ्रेंच भी थे, इंग्लिश थे, और थ्रोन्स के बारे में थोड़ा बहुत है. थ्रोन्स, हेरोल्ड किल्ड एंड बरीड. थ्रोन पे विलियम कॉर्नेशन, उसका मुकुट लगा था. वेस्टमिनिस्टर एंड क्रिसमस के दिन शायद हुआ होगा, मैंने पढ़ा नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ. और इंग्लिश, हेरोल्ड वॉज इंग्लिश मैन. 46 शायद उसकी उम्र रही होगी, और 11,000 शायद लोग रहे होंगे इसके पास. इसके पास खाली 8,000 लोग रहे होंगे. इसमें इन्फेंट्री में क्या क्या था? जैवलिन्स, इस चीज से लड़ाई हुई थी. स्टोन्स एंड एक्सेस. इसके पास था इन्फेंट्री में आर्चर्स एंड कैवलरी. कैवलरी मुझे पता नहीं क्या है, बट उसके आगे हॉर्सेस दिए हैं. कैवलरी शायद वो होगी जो हॉर्स जिससे जो बनते हैं. सो नाउ लुकिंग एट दिस होल थिंग, इज इट फास्टर फॉर रिविजन और नो? ऑब्वियसली. मतलब तीर घोड़ा देख करके तो मुझे याद ही हो गया. मतलब तीर घोड़ा है यहाँ पर भाला है. आज मैं बल्कि इसलिए ले आया, 3-4 कलर की पेंसिल भी ले आया मैं, पेन्स, कि अब मैं नोट्स अपने इसी से बनाऊंगा. बिकॉज दिस पर्टिकुलर वे ऑफ बुक्स, दिस इज फॉर पीपल हु हैव डोमिनेंट लेफ्ट ब्रेन. जीनियस लोग जो होते हैं उनको वर्ड्स याद रहते हैं. लेकिन जिन लोगों का दिमाग हम लोग जैसा है, हम लोग आम आदमी बच्चे हैं, हम लोग बहुत देर तक पढ़ नहीं सकते, थक जाते हैं, तो हम लोग के लिए दिस इज मोर पावरफुल. देखिए अब जैसे उसने क्या किया, इसी चीज को ऐसे बनाया है. So use multiple colors and make notes in picture form from main idea with sidelines coming out. कर पाएंगे? स्कूल थे टोनी बजान्स माइंड मैप.